नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज इस क्लास में। आज की क्लास में हम माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना सीखेंगे और इससे बढ़ने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे जो कि अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं माइल्ड स्टील के लिए तो हम किस एक्सिस पर क्या लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि हम एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन लेते हैं, हम एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन लेते हैं और वाई एक्सिस पर स्ट्रेस लेते हैं। और आप सभी जानते हैं हम स्ट्रेन को एप्सिलॉन से शो करते हैं और स्ट्रेस को सिग्मा से। और जैसे ही हम माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं तो आप सभी जानते होंगे हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करने के लिए माइल्ड स्टील पर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर टेंसाइल लोड अप्लाई करना होता है। फिर हम उसके बिहेवियर को देखते हुए ही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं और हम इस पर ग्रेजुअली लोड लगाते हैं। ग्रेजुअली अर्थात लोड 0 से स्टार्ट होता है, फिर लोड की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ती जाती है। हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगी। कुछ इस प्रकार से कर्व ड्रॉ होता है। स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन रहती है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रेट लाइन रहती है। ओ ये पॉइंट कहलाएगा ए। शुरू में एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है और जो जिस पॉइंट तक हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है अर्थात जिस पॉइंट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अर्थात पॉइंट ए तक हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका अर्थ हुआ कि पॉइंट ए तक ही हुक्स लॉ वैलिड होता है। पॉइंट ए तक ही हुक्स लॉ वैलिड होता है और हम पॉइंट ए को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि किस लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही हुक्स लॉ वैलिड होता है। फिर हम जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं अर्थात हमारा लोड बढ़ते जाता है तो हमें स्ट्रेन तो मिलती है बट लीनियर रिलेशन नहीं होता, अर्थात स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो फिर हमें कर्व लाइन मिलती है कुछ इस प्रकार से एंड एक लिमिट होती है जिससे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। पॉइंट वी वह लिमिट होती है जहाँ तक कि हमारी बॉडी पर इलास्टिसिटी का गुण बना रहता है। पॉइंट बी तक ही हमारी बॉडी में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, अर्थात हम जैसे ही अनलोडिंग करते हैं या लोड हटाते हैं तो बॉडी पुनः ओरिजिनल शेप पर वापस आ जाती है। फिर हम इलास्टिक लिमिट से भी अगर और ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो बॉडी में फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, अर्थात बॉडी पर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। फिर हम जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें डिफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। क्लियर दोस्तों? तो जी ये टॉप मोस्ट जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। जो सी पॉइंट है वह अपर यील्ड पॉइंट कहलाता है। साथ ही अगर हम ये पॉइंट की बात करें, लोअर पॉइंट की बात करें, पॉइंट डी, यह हमारा कहलाता है लोअर यील्ड पॉइंट। पॉइंट सी अपर यील्ड पॉइंट और पॉइंट डी लोअर यील्ड पॉइंट। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि माइल्ड स्टील पर यील्डिंग का फेनोमेना होता है, YIELDING यील्डिंग। तो यील्डिंग होती क्या है? यील्डिंग वह फेनोमेना है कि जब आप एट अ कांस्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, एक स्ट्रेस एक कांस्टेंट है समथिंग, तो आप में काफ़ी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन देखने के लिए मिलती है। कांस्टेंट स्ट्रेस पर ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन देखने के लिए मिलती है और यह स्टार्ट होता है पॉइंट डी से, यानी कि लोअर यील्ड पॉइंट से। कुछ इस प्रकार से स्ट्रेस तो नहीं बढ़ रही है बट स्ट्रेन देखने को मिल रही है। आप देखिएगा ये लिमिट कहलाती है पॉइंट ई। तो आप देखोगे डी से ई तक, आप देखिए डी से ई तक अगर हम देखें कर्व में तो आप स्ट्रेस तो लगभग कांस्टेंट है। डी से ई तक स्ट्रेस कांस्टेंट, अर्थात स्ट्रेस की वैल्यू ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है, स्ट्रेस कांस्टेंट है बट हमें स्ट्रेन देखने को मिल रही है। डी पर कुछ स्ट्रेन थी और ई पर फिर स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ गई है, बट डी से ई तक अगर हम जाएँ तो स्ट्रेस नहीं बढ़ती है। ये जो रीजन कहलाता है डी से ई तक का रीजन, यह कहलाता है यील्ड प्लेटिव। यील्ड प्लेटिव याद रखिएगा। और हम जो डी पॉइंट होता है इससे हम कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ यील्ड प्लेटिव। क्लियर दोस्तों? एंड हम पॉइंट सी को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉइंट सी पर या सी से पॉइंट सी से हमारी बॉडी यील्डिंग के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट कर देती है। यील्डिंग के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट कर देती है और जैसे ही हम पॉइंट डी पर आते हैं तो हमारी बॉडी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है फॉर यील्डिंग के लिए। क्लियर?
फिर जब पॉइंट ई के बाद फिर से स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ने लगती है, फिर से स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ने लगती है और हमारी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगती है, कुछ इस तरीके से। और एक पॉइंट विशेष पर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, एक पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, हम इसे अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं। हम इसे कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट, या फिर इसे नेकिंग पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट पॉइंट से ही हमारी बॉडी में नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। नेकिंग आप सभी समझते होंगे, अगर हमने कुछ इस शेप के बार लिए हैं, कुछ हमारी बार ऐसी है, तो फिर इसमें कहीं पर से ये बार कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर फॉर्म होना, अर्थात नेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये एरिया कम हो जाता है, नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पॉइंट एफ है, इसी अल्टीमेट पॉइंट या फिर नेकिंग पॉइंट कहते हैं। और ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ई से लेकर के एफ तक जो रीजन दिख रहा है, इस रीजन को कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग याद रखिएगा, क्योंकि ये ई से एफ तक का रीजन स्ट्रेन हार्डनिंग कहला रहा है, तो हम पॉइंट ई को बिगिनिंग ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग कह सकते हैं। फिर हम एफ पॉइंट पर नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, इसे हम अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं। और आपने सुना होगा अल्टीमेट स्ट्रेस, बिल्कुल सुना होगा अल्टीमेट स्ट्रेस। पॉइंट एफ के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है उसे ही अल्टीमेट स्ट्रेस कहा जाता है। पॉइंट एफ के करस्पॉन्डिंग अगर हम स्ट्रेस की बात करें, कुछ यहाँ पर आएगा, इसे हम अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। फिर अल्टीमेट पॉइंट के बाद अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो हमारी बॉडी पर नेकिंग स्टार्ट हो जाती है और एक स्थिति पर बॉडी फ्रैक्चर हो जाती है, रप्चर हो जाती है, यानी टूट जाती है, यहाँ से बॉडी टूट जाती है। चलिए कुछ इस प्रकार से फिर स्ट्रेस बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ तो मिलती है बट बॉडी फिर टूट जाती है, बॉडी फ्रैक्चर हो जाती है। जो हमारा पॉइंट जी कहलाएगा, वहाँ पर बॉडी रप्चर हो रही है, फ्रैक्चर हो रही है, तो हम पॉइंट जी को अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट या रप्चर पॉइंट कह सकते हैं, और साथ ही साथ ब्रेकिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनता है फॉर माइल्ड स्टील के लिए। पहले हमने देखा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, जहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड होता है, फिर इलास्टिक लिमिट, जहाँ तक बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बनी रहती है, फिर अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, डीसी तक का यील्ड प्लेट्यू, फिर इससे एफ तक स्ट्रेन हार्डनिंग, पॉइंट एफ अल्टीमेट पॉइंट या फिर नेकिंग पॉइंट कहलाता है, फिर एफ से जी तक नेकिंग रीजन स्टार्ट होता है बॉडी, और एफ पर आके बॉडी टूट जाती है, रप्चर हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अल्टीमेट स्ट्रेस तो हमने देख लिए, साथ ही साथ आप सभी ने यील्ड स्ट्रेस भी सुना होगा, और आप इस कन्फ्यूजन पर होंगे कि आपने दो यील्ड पॉइंट बताए हैं, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। आखिर हम यील्ड स्ट्रेस के लिए किस पॉइंट को कंसीडर करें, अपर यील्ड पॉइंट को करें या फिर लोअर यील्ड पॉइंट को करें? तो आप ध्यान रखिएगा कि हम जब भी यील्ड स्ट्रेस की बात करें तो हम लोअर यील्ड पॉइंट की करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की बात करते हैं। लोअर यील्ड पॉइंट की करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस रहती है, इसे ही हम यील्डिंग स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर? इस प्रकार से हम माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।